सभी भैया बहनों को नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, जिसमें आज हम 5वां पाठ कृपाराम खिड़िया, जिसका 5वां भाग 9वां और 10वां सौरठा, जिसका अध्ययन करेंगे। 9वां सौरठा। दूध नीर मिल दोए, एक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। दूध नीर मिल दोए, एक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। शब्दार्थ। नीर अर्थात जल, एक जिसी यानी जैसी, आकृति या रूप, हुए हो जाती है, न्यारो अलग अलग। राजहंस एक पक्षी होता है जो दूध व पानी को अलग करने वाला माना जाता है। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत सौरठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया के द्वारा रचित राजियारा सौरठा नामक पाठ से लिया गया है। इस सौरठे में कवि ने दूध व पानी का उदाहरण देकर के समझाया है कि ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही वस्तु के गुण और दोष को अलग करके दिखा सकते हैं। अन्य के लिए ये कार्य कठिन हो जाता है। जैसे राजहंस दूध और पानी को अलग करता है, वैसे विद्वान लोग जो होते हैं, गुणी जो लोग होते हैं, वे गुण और दोषों की पहचान करके अलग अलग कर सकते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि जब दूध और पानी इन दोनों को मिला दिया जाता है तो दोनों के मिल जाने पर एक जैसा रूप हो जाता है। अर्थात पानी में दूध मिलाएंगे तो दोनों का रंग सफ़ेद हो जाएगा, अर्थात पानी भी दूध जैसा श्वेत ही दिखाई देता है। तो दोनों के मिल जाने पर एक जैसा रूप हो जाता है। पानी भी दूध जैसा दिखाई देता है। दूध और पानी को अलग अलग कर दिखाने का गुण केवल राजहंस में ही होता है। एक पक्षी होता है जो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। ये गुण अन्य पक्षियों में नहीं होता है, केवल इसी राजहंस में ही होता है, जो दूध और पानी मिले हुए हो तो भी उनको अलग अलग कर लेता है। कोई और ये कठिन कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात उसी प्रकार राजहंस की तरह गुणवान लोग होते हैं, वे गुणवान लोग ही किसी व्यक्ति या वस्तु, इनके गुण और दोषों का पता लगा सकते हैं। हर कोई व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के गुण और दोषों का पता लगाना बड़ा कठिन कार्य है। ये कार्य जिस प्रकार से राजहंस पानी और दूध को अलग करता है, वैसे गुणवान लोग होते हैं, वे गुण और दोषों का पता लगा करके गुण और दोषों को अलग करते हैं। ये इसी प्रकार इस सौरठे में ये बताया गया था कि जो राजहंस होता है वैसे ही गुणी लोग होते हैं, जिनको गुण और दोषों की पहचान होती है, भले बुरे की पहचान होती है, अच्छे बुरे की पहचान होती है, अतः उनको राजहंस की संज्ञा दी गई है। सौरठा क्रमांक 10। मलिया गिर मंजार, हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार, रोका ही ने राजिया। मलिया गिर मंजार, हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार, रोका ही ने राजिया। शब्दार्थ। मलियागिर, मलयगिरी नामक एक पर्वत है जिस पर चंदन के वृक्ष उगते हैं। मंजार मध्य में, बीच में, बीचों बीच। हर को हर एक
प्रत्येक या कोई तर अर्थात तरु का तर बना हुआ है, और तरु जो वृक्ष को कहते हैं वैसे तर वृक्ष के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। चंदन, चंदन संगत, संगति या साथ में रहना। रूखा वृक्ष के लिए प्रयोग हुआ है। रूख राजस्थानी शब्द है, तो रूखा उसका बहुवचन है जिसका अर्थ होता है वृक्ष। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत सौरठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया के द्वारा रचित राजियारा सौरठा नामक पाठ से लिया गया है। इस सौरठे में कवि ने अच्छी संगति के अच्छे परिणाम को चंदन तथा अन्य वृक्षों के माध्यम से सिद्ध किया है। अर्थात कवि ने इस सौरठे में ये बताया है कि जैसी संगति होती है वैसा परिणाम होता है। हमारी संगति अच्छी है तो अच्छा परिणाम आएगा, हमारी संगति बुरी है तो बुरा परिणाम आएगा। अर्थात यहाँ इन्होंने मलेगिरी पर्वत पर उगने वाले चंदन के वृक्षों का उदाहरण दिया है कि मलेगिरी पर बहुत सारे वृक्ष है वो चंदन के उगते हैं और उनके साथ अन्य वृक्ष भी उगते हैं, लेकिन उन वृक्षों में भी चंदन जैसे गुण आ जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में खुशबू आती वैसे उनमें भी आनी प्रारंभ हो जाती है। व्याख्या। मलेगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगा करते हैं, किंतु उनके साथ उगने वाले अन्य वृक्षों में भी चंदन जैसे गुण आ जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। चंदन का संग करने से अन्य वृक्षों ने अपने को सुधार लिया, वे भी चंदन जैसे हो गए। अर्थात जैसे चंदन शीतलता प्रदान करता है और अच्छी सुगंध देता है, वैसे उन वृक्षों ने भी चंदन जैसा अपने को बना लिया, शीतलता प्रदान करते अर्थात अच्छी खुशबू भी देना प्रारंभ कर लिया है। अतः इस सौरठे में कवि ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसी संगति होती है वैसा परिणाम मिलता है। अगर हम बुरे की संगति करेंगे तो बुरे की संगति का बुरा परिणाम तथा अच्छे की संगति का अच्छा परिणाम देती है। जैसी चंदन के साथ रहने पर अन्य वृक्षों में भी चंदन जैसे सुगंध आने लगी है। अर्थात कवि ने इस सौरठे में कहा कि जैसी संगति होती है वैसा परिणाम होता है, और हमारी जैसी संगति होती है हम उसी में उसी प्रकार ढल जाते हैं। सत्संग की और संगति की महिमा का वर्णन किया है। एक बार पुनः दोहरान करते हैं। दूध निर्मिल दोए एक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया। कवि कह रहे हैं कि दूध और पानी दोनों जब मिल जाते हैं तो उनकी आकृति एक जैसी हो जाती है, और एक जैसी आकृति होने पर उनको जो अलग करने का गुण राजहंस नामक पक्षी में ही पाया जाता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु के जो गुण दोष है, उन गुण दोषों की पहचान गुणवान और विद्वान लोग ही कर सकते हैं, दूसरा ये कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरा सौरठा है मलयागिर मंजार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूका हीने राजिया। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर इस सौरठे में कवि ने संगति और सत्संग की महिमा का वर्णन किया है कि हमारी जैसी संगति होती है वैसा ही हमको फल मिलता है और वैसा ही हमारा परिणाम होता है और वैसे ही हमारी जो व्यवहार और आदत बन जाती है। कैसे, इसको हम आगे करते हैं। जैसे मलेगिरी नामक एक पर्वत है, उस पर चंदन के वृक्ष अधिक उगते हैं, किंतु उस वृक्षों के साथ साथ अन्य वृक्ष भी उगते हैं। तो वो अन्य वृक्ष क्या करते हैं, जिस प्रकार से चंदन में खुशबू और शीतलता होती है वो वृक्ष भी अपने को चंदन जैसा बना देते हैं। उनमें भी चंदन जैसी खुशबू सुगंध आनी प्रारंभ हो जाती है और वे भी शीतलता प्रदान करते हैं। अर्थात उन वृक्षों ने भी अपने को चंदन जैसा बना लिया। क्यों? क्योंकि उनकी हर समय जो संगति है वो चंदन के वृक्षों में ही वो
चंदन के वृक्षों के साथ उगे हुए, अतः उनकी जो संगति है वो चंदन के वृक्षों की संगति है, अतः उन्होंने जैसी संगति है वैसा अपने को बना लिया है। विशेष, ये दो जो शॉर्ट है 9वां और 10वां, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। कवि कह रहा है कि इन दोनों शॉर्टों की जो भाषा है वो सरल है और भाव को बोधगम्य बना रही है, अर्थात हमारे तुरंत बोध में आने वाला भाव है इन शॉर्टों में। शैली है वो उपदेशात्मक है, उपदेशात्मक यानी उपदेश देने वाली है। किसी न किसी प्रकार का ज्ञान हमें मिल रहा है उपदेश के रूप में। राजहंस शब्द का प्रयोग ज्ञानी और गुणवान लोगों के लिए प्रयोग किया गया है कि जिस प्रकार से राजहंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, उसी प्रकार गुणवान और ज्ञानी लोग भी गुण और दोषों की पहचान रखते, अतः राजहंस का प्रयोग गुणवान और विद्वान लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति से कथन को प्रभावशाली बनाया है। यहाँ पर लक्षणः शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग हुआ है, अर्थात लक्षण बताए जाते हैं कि जैसे संगत की महिमा का लक्षण और गुण दोषों की पहचान का लक्षण, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होकर के कथन को प्रभावशाली बनाया गया है। इस प्रकार आज हमने इस 9वें और 10वें सॉर्टे का अध्ययन किया, जिसमें 9वें सॉर्टे में गुण और दोषों की पहचान करने वाले विद्वान लोग, जिनको राजहंस की उपमा दी गई है कि जिस प्रकार से राजहंस में एक विशेषता होती है कि पानी और दूध को अलग करे, वैसे गुणवान लोगों में और विद्वान लोगों में गुण और दोषों की पहचान करने की परख होती है और ये गुण होता है। दूसरा है जिसमें सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है कि जैसी हमारी संगति होती है वैसा हमारा परिणाम मिलता है, हमारा जो आचरण और व्यवहार होता है। जैसे मलयगिरी पर उगने वाले चंदन के वृक्षों के साथ साथ अन्य वृक्ष भी उगते हैं, तो वे वृक्ष अपने को भी उस चंदन जैसा बना लेते हैं। इस प्रकार का ये इन दोनों सॉर्टों में कवि ने अपनी भाव प्रवणता और बोधगम्यता नामक उपदेशात्मक शैली से हमको अवगत कराया है। बोध व अभ्यास के प्रश्न। राजहंस क्या करता है? राजहंस दूध व पानी को अलग करता है। दूध व पानी मिलने पर क्या होता है? दूध व पानी मिलने पर दोनों की आकृति एक जैसी हो जाती है, अर्थात पानी का रंग भी दूध जैसा हो जाता है। चंदन के वृक्ष कहाँ पर उगते हैं? चंदन के वृक्ष मलयगिरी नामक पर्वत पर उगते हैं। गृह कार्य। पहला प्रश्न, दूध व पानी को कौन अलग कर सकता है? तो दूध व पानी को राजहंस नामक पक्षी अलग कर सकता है। दूसरा प्रश्न, वस्तु के गुण व दोष को कैसे व्यक्ति अलग कर सकते हैं? वस्तु के गुण व दोष को विद्वान और गुणवान लोग ही अलग कर सकते हैं। मलयगिरी पर्वत पर किसके वृक्ष होते हैं? मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष अधिकांश उगते हैं। राजहंस का अनोखा गुण क्या है? राजहंस का अनोखा गुण है कि वह दूध व पानी को अलग कर सकता है, ये उसमें प्रमुख गुण होता है। मलयगिरी पर्वत पर उगने वाले सभी वृक्षों में कौन सी विशेषता आ जाती है? मलयगिरी पर्वत पर उगने वाले सभी वृक्षों में ये विशेषता आ जाती है कि वे भी अपने को चंदन जैसे बना लेते हैं, उनमें भी चंदन जैसी शीतलता व चंदन जैसी खुशबू आना प्रारंभ हो जाती है। ये था आज का अपने इस कृपाराम खेड़िया के 5वें पाठ का 5वां प्रकरण, जिसके अंतर्गत हमने 9वें और 10वें सॉर्टों का अध्ययन किया, जिसमें गुणवान और विद्वान लोग गुण दोषों की पहचान करते हैं, और दूसरा सॉर्टा है जिसमें सत्संग और संगति की महिमा का वर्णन किया गया है। जय हिंद।